हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। आज के यह वीडियो स्टूडेंट कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th विज्ञान का यानी भौतिक विज्ञान के पार्ट का अध्याय 11 आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मैं एक एक चीज़ को सारी बहुत बारीकी से बताऊंगा, तो आप लोग स्टूडेंट पूरा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए साइड में आप लोग यहाँ पर आप नेत्र के सारे पार्ट को देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एक करके समझिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, अंग्रेजी में जिसको ह्यूमन आई कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन आई जो होता है यानी मानव नेत्र होता है, ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और स्टूडेंट ये जो है ये एकदम प्रकाशिक यंत्र की तरह काम करता है। प्रकाशिक यंत्र का मतलब जैसे कि मोबाइल की कैमरा या फिर डीएसएलआर या सिंपल सा कैमरा काम करता है, सेम उसी तरीके से हमारा नेत्र भी यानी हमारी आँख भी काम करता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारी आँख की जो क्षमता होती है देखने की, वो लगभग 576 मेगापिक्सल होती है, ठीक है। और हमारी आँख जो होती है इसका व्यास लगभग देखा जाए तो 25 मिलीमीटर होता है इसका व्यास, ठीक है। और हमारी आँख में जो स्टूडेंट किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। तो ये सारा चीज़ आप स्टूडेंट आँख से संबंधित सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे जानने वाले कि नेत्र के कितने भाग होते हैं, यानी आँख के कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का क्या काम होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग नेत्र के भाग को जानते हैं। और अगर आप ये नोट्स बनाते रहे ना, तो ताकि आप कभी भी उसको पलट के देखें, अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट्स अगर आप कहीं पे भूलते हैं तो उनको फिर आप पलट के अच्छी तरह से ध्यान रख सकें। तो अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप इसकी परिभाषा में लिखोगे कि नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भी एक प्रकाशिक यंत्र है, यानी आपका आंख जो है भी एक प्रकाशिक यंत्र के जैसा होता है, जिसकी तुलना कैमरे से की जाती है। मानव नेत्र निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारी आंख में बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और इसका व्यास जो है वो 25 मिलीमीटर होता है, यानी नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर होता है। और हमारी आंखों की जो लेंस लगा होता है वो 576 मेगापिक्सल होता है। तो इतना स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना होगा। अब आइए हम लोग एक एक करके उसके भाग के बारे में जानते हैं। तो अब आप यहाँ से नेत्र के एक एक भाग को जानिएगा स्टूडेंट, देखिएगा। पहला भाग, पहला हिस्सा होता है दृढ़ पटल या श्वेत पटल, ठीक है। अब दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या होता है, तो देखिए हमारे स्टूडेंट आँख का जो सबसे ऊपरी परत रहता है, यानी आप सबसे आँख की सबसे ऊपरी परत देखते हैं जो आपको, उसी को हम लोग दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। यानी जितना हमारे आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, सफ़ेद वाला भाग होता है, उसी को हम लोग स्टूडेंट केवल बीच वाले भाग को छोड़ करके, यानी नेत्र गोलक का जो बीच वाला हिस्सा होता है काला काला, उसी को छोड़ करके और बाकी सफ़ेद वाला जितना पार्ट हमारा परत दिखता है, उसी को हम लोग दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं स्टूडेंट। अब ये किस तरह से होता है, तो ये अपारदर्शी होता है और हल्का परत होता है, ठीक है। यह स्टूडेंट नेत्र के जो भीतरी भाग होते हैं उनकी रक्षा करता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप लिखना चाहते हो तो लिखोगे कि नेत्र गोलक के सामने के भाग को छोड़कर इसके चारों ओर, यानी जो बीच वाला एरिया होता है उसको छोड़ करके और इसके चारों ओर एक दृढ़ श्वेत अपारदर्शी परत ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आप दृढ़ पटल के बारे में इतना लिख सकते हो। और देखिए यहाँ पर आप चित्र में देखिएगा, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इसी को जो सफ़ेद वाला हिस्सा हम लोग अपनी आंख में देख रहे हैं, इसी सफ़ेद वाले हिस्से को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। अब उसके बाद फिर हमारा दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा स्टूडेंट रक्तक पटल। तो देखिए सारी चीज़ को मैं इसलिए यहाँ पर इमेज लगा दिया हूँ कि ताकि आप लोग उसमें चित्र में देख भी सकें। देखिए स्टूडेंट दृढ़ पटल के बाद जो है रक्तक पटल क्या होता है, इसको देखिए। तो ये जो है स्टूडेंट दृढ़ पटल के नीचे होता है, यानी दृढ़ पटल या श्वेत पटल के उस परत के नीचे ये परत होता है। देखिए जैसे हम अपनी आंख पर हल्का सा स्क्रैच कर देते हैं या कहीं पर हल्का फुल्का चोट लग जाती है, तो हमारा आंख जो होता है वो तुरंत क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वो जो लाल होता है यानी लाल वाला हिस्सा दिखता है, वो वही रक्तक पटल ही होता है। तो आप देखो स्टूडेंट, आप इसके बारे में कैसे लिखोगे, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी
है ना, यानी दृढ़ पटल के भीतरी, यानी ये जो आपने अभी पढ़ा है दृढ़ पटल या श्वेत पटल, इसके भीतरी पृष्ठ पर लगा हुआ होता है और ये काले रंग के झिल्ली होता है, ठीक है, यानी हल्के काले रंग का झिल्ली होता है। इसी को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी ये काला होता है और काला रंग प्रकाश का अवशोषक होता है, इसलिए यह स्टूडेंट काले रंग को, यानी कि काले रंग का होने की वजह से यह अपनी आंख में प्रकाश को क्या कर सकता है, अवशोषित करता रहता है। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला पार्ट, हमारा अगला हिस्सा है कार्निया या स्वच्छ मंडल। तो चलिए हम लोग कार्निया या स्वच्छ मंडल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, यानी दृढ़ पटल जो होता है स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर दृढ़ पटल देखिए, ये दृढ़ पटल तो आपने समझ ही लिया है क्या है, ऊपरी परत होता है दृढ़ पटल। तो उसी के जो है स्टूडेंट बीचों बीच में, यानी दृढ़ पटल के सामने का भाग, जो सामने बीचों बीच में जो सामने का भाग होता है वो हल्का सा उभरा होता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, ये हल्का सा उभरा हुआ दिख रहा है, उभरा हुआ होता है तथा ये एकदम पारदर्शी होता है। नेत्र का यही भाग बाहर से दिखाई देता है, यानी जो ऊपर से उभरा हुआ दिखता है बाहर से हल्का, इसी को हम लोग स्टूडेंट कार्निया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके बारे में और भी लिख सकते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, यानी नेत्र के आंतरिक भागों में जो प्रकाश जाता है वो कार्निया से होकर के ही जाता है। और कार्निया को स्वच्छ मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकदम से ये स्टूडेंट पूरा साफ और क्लीन दिखाई देता है, इसलिए इसको स्वच्छ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप चित्र तो पूरा देख ही रहे होंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग आते हैं स्टूडेंट आइरिस तथा परतारिका पर। तो आइरिस तथा परतारिका क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप कार्निया देख रहे हैं, कार्निया ये पूरा बीच वाला हिस्सा गोलाकार जो है इसी को कार्निया कहते हैं, जो हल्का उभरा हुआ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कार्निया के पीछे जो है रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का जो ये पर्दा होता है हल्का सा, यानी कार्निया के पीछे जो है एक रंगीन जो है अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसी को हम लोग स्टूडेंट आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और ये जो है स्टूडेंट ये कार्निया के जस्ट पीछे होता है, कार्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस, इसी को परतारिका भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप आइरिस के बारे में जान चुके हैं। तो ये भी एक हल्का पर्दा होता है, थोड़ा स्टूडेंट रंगीन एवं अपारदर्शी होता है और ये एकदम झिल्ली से बारीक नुमा पर्दा होता है, जिसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगला पार्ट जानते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है, देखिए अब हमारी आंख का जो अगला हिस्सा, अगला भाग है वो पुतली या नेत्र तारा है स्टूडेंट। तो अब पुतली या नेत्र तारा को समझिए ये क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए जो अभी आपने आइरिस पढ़ा है, देखिए आइरिस के बारे में जो देखा है अभी आप लोगों ने, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। देखिए यहाँ पर ये जो गोल गोल आप छिद्र देख रहे होंगे ना आँख में, इसी छिद्र को हम लोग स्टूडेंट पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अच्छा देखिए ये, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पुतली में एक खास बात होता है कि पुतली जो होता है स्टूडेंट, ये कम प्रकाश में इसका आकार बड़ा हो जाता है और ज़्यादा प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है। तो पुतली में एक विशेषता होती है, यानी जो ये गोल गोल छिद्र आप देख रहे हैं आँख में, यही पुतली होता है। यानी कि पुतली जो होता है ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। और इसका आकार स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि छोटा या बड़ा होता रहता है, अंधकार में बड़ा हो जाता है और अधिक प्रकाश की अधिकता में, यानी जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ पर छोटा हो जाता है। अब इसके बारे में आप लिखोगे कैसे, देखो तो आप लिखोगे आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देता है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है। पुतली की एक विशेषता होती है कि यह अंधकार में यह अपने आप बड़ा तथा प्रकाश की अधिकता में यह छोटा हो जाता है। तो आप इतना पुतली या नेत्र तारा के बारे में इस तरह से लिखोगे स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस के बारे में अब आप लोग समझिएगा स्टूडेंट कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो देखिए पुतली के ठीक पीछे, यानी जो अभी आपने पुतली पढ़ा है, जो गोल गोल छिद्र होता है आंख में, पुतली के ठीक पीछे ऊतक का बना, पारदर्शी ऊतक का बना एक उत्तल लेंस होता है। यानी हमारी आंख का जो लेंस होता है वो लेंस उत्तल लेंस होता है। और देखिए कहीं कहीं ये द्विउत्तल लेंस बताया जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग, लेकिन वो मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तल लेंस ही होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और हमारी आंख के जो लेंस होते हैं उसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग स्टूडेंट। तो ये जो है हमारा नेत्र लेंस जो होता है, ये पुतली का जो ठीक पीछे का हिस्सा है उसी को हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। यानी पुतली के ठीक पीछे लगा होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और इस लेंस के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है।
उसके बाद स्टूडेंट अगला हेडिंग हमारा है आंख का नेत्रोद तथा जलीय द्रव। तो हमारी आंख में नेत्रोद या जलीय द्रव क्या होता है, तो देखिए एक प्रकार से हम नेत्रोद या जलीय द्रव को कह सकते हैं। नेत्रोद तो अलग हिस्सा हो गया, लेकिन जलीय द्रव का मतलब जो हमारे आंख की आंसू होती है उसी को हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.336 होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट। अब देखिए आप इसके बारे में कैसे लिखोगे। कार्निया, देखिए कार्निया जो होता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा कार्निया दिख रहा है आपको, ये कार्निया होता है। अब स्टूडेंट कार्निया के पीछे ध्यान दीजिए, कार्निया के जो है जस्ट जो है आपका जो है क्या नाम है, पुतली या नेत्र तारा होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, और उस पुतली या नेत्र तारा के जस्ट पीछे जो हमारा होता है वो होता है नेत्र लेंस। अब स्टूडेंट जो है कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में ये स्थित होता है, ठीक है। तो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव हो रहा होता है, यानी आपकी आंख का जो आंसू होता है वो जो है नमक के जैसा खारा होता है, इसलिए इसमें बोला गया है नमकीन द्रव बोला गया है उसी को, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, इसका अपवर्तनांक यानी आंख के आंसू का अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो यहाँ पर आप लोग इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारी आंख का जो अगला हिस्सा है, अगला पार्ट है, वो कचाब तथा कचाब द्रव है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में ये भी होता है, ठीक। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाब या कचाब कक्ष कहते हैं, कचाब कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, यानी चिपचिपा टाइप पदार्थ होता है हमारी आंख में ये, ठीक है स्टूडेंट। इसका अपवर्तनांक एवं उच्च अपवर्तन यानी ये हाई अपवर्तनांक का होता है, इसे ही हम लोग कचाब द्रव कहते हैं। कचाब कक्ष में जो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है उसी को हम लोग स्टूडेंट कचाब द्रव कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज की मदद से देख पा रहे होंगे। अब आइए उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले हिस्से के बारे में जानते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारे आंख का अगला जो भाग है, जो बहुत ज़्यादा योगदान देता है, महत्वपूर्ण पार्ट है रेटिना या दृष्टिपटल। इसी को रेटिना भी कहते हैं, इसी को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो अब आप रेटिना और दृष्टिपटल के बारे में ध्यान देना स्टूडेंट। तो देखिए ये हमारा रक्तक पटल के नीचे होता है, ठीक है। यानी कि देखिए पहले श्वेत पटल होता है या दृढ़ पटल होता है, फिर उसके जस्ट नीचे का परत जो हमारा वो रक्तक पटल होता है। तो ये रक्तक पटल के नीचे पाया जाता है, नीचे, तथा नेत्र के सबसे अंदर यानी नेत्र के सबसे अंदर होता है। अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, यानी कि जो रेटिना होता है या दृष्टिपटल होता है, ये रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर जो है एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसको रेटिना कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और स्टूडेंट ये रेटिना की कुछ विशेष बातें हैं, इनको ध्यान रखिए। जैसे रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही सेल पाया जाता है। सेल का मतलब कोशिका पाई जाती है। जो सेल यानी जो कोशिका प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है, यानी जो प्रकाश का अनुभव कराती है, वो दंडाकार सेल कहलाती है, यानी दंडाकार कोशिका कहलाती है। तथा जो सेल मनुष्य को वस्तु का रंग का आभास कराती है, यानी जो रंग का अनुभव कराती है स्टूडेंट, उसको हम लोग शंक्वाकार सेल यानी शंक्वाकार कोशिका कहते हैं। तो हमारी आंखों में जो स्टूडेंट हम अगर किसी कलर का डिफरेंट करते हैं, यानी मान लिया जाए कोई वस्तु कितनी कलर का है और उसके सारे कलर को हम लोग जो पहचान ले रहे हैं, वो कलर की मदद जो है किसकी मदद से हम लोग कलर को पहचान रहे हैं, तो वो शंक्वाकार कोशिका की मदद से पहचान पाते हैं, ठीक है। तो आप रेटिना के बारे में इतना ध्यान रखना स्टूडेंट। अब उसके बाद रेटिना के बाद हमारा जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है स्टूडेंट, वो हमारा है पीत बिंदु। तो अब हम लोग पीत बिंदु के बारे में जानते हैं कि पीत बिंदु क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग पीत बिंदु के बारे में समझते हैं। तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, यानी रेटिना जो होता है, रेटिना में आप जगह जगह पर हल्का हल्का ऐसे पीला पीला वो जो है एक वो देखते होंगे हिस्सा भाग या देखते होंगे, तो उसी को हम लोग पीत का मतलब पीला होता है ये। तो हमारी आंख का जो पीला पीला भाग होता है बीचों बीच में, रेटिना के बीचों बीच में, उसी को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। यानी जगह जगह पर पीला पीला बिंदु टाइप दिखता है, तो उसी को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस जगह पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी पीत बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, ठीक। यानी सुग्राह्यता का मतलब यह प्रकाश को अवशोषित अधिक करता है, सुग्राही होता है इसलिए। उसके बाद स्टूडेंट अगला हिस्सा हमारे आंख का अगला पार्ट है अंध बिंदु, ठीक है। ये नेत्र का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, अंध बिंदु क्या होता है।
तो ये नेत्र का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, यानी रेटिना के जिस हिस्से को छेद करके, भेद करके हमारी जो है सारी कोशिकाएं, तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से होकर जाती हैं, जिस भाग से जहां से जुड़ा होता है आंख का गोलक, जहां से जुड़ा होता है आखिरी जो भाग होता है जहां से वो चिपका होता है नेत्र का गोलक, उसी हिस्से को हम लोग लास्ट वाले भाग को अंधबिंदु कहते हैं स्टूडेंट। जब मानव नेत्र का प्रतिबिंब अंधबिंदु पर बनता है तब मानव अंधा हो जाता है। यानी स्टूडेंट जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अंधबिंदु पर बनने लगता है तो मनुष्य एकदम अंधा हुआ दिखाई पड़ता है। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं, ये हमारे नेत्र के सभी हिस्से खत्म हो चुके हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अब आते हैं हम लोग अगले भाग पर। देखिए स्टूडेंट, हमारे आंख का जो अगला हिस्सा, अगला भाग है वो है नेत्र का दूरबिंदु। तो नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे आंख में दो निर्धारित बिंदु होते हैं, एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु होता है। अब अगर स्टूडेंट स्वस्थ व्यक्ति की आंख की निकटतम बिंदु अगर माने तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु माने तो वो अनंत पर होता है। दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति को दूर तक देखने की जो क्षमता होती है वो हमारा अनंत होता है, और निकट देखने की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को हम लोग निकट बिंदु या दूर बिंदु कहते हैं। अब इन्हीं को हम लोग परिभाषा के तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब आप इनके बारे में कैसे लिखोगे। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसका प्रतिबिंब आंख पर स्पष्ट बने, यानी जहां जितने नजदीक तक हम स्पष्ट देख सकते हैं वही हमारा निकट बिंदु होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान रखना, जितना नज़दीक हम स्पष्ट देख सकते हैं या फिर जितना दूर स्पष्ट देख सकते हैं वही हमारा बिंदु होता है, या चाहे निकट बिंदु हो चाहे वो दूर बिंदु हो, ठीक है। तो स्टूडेंट नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत पर होता है, यानी कोई व्यक्ति स्वस्थ है पूर्ण रूप से, उसकी आंख में कोई कमी नहीं है, तो वो अनंत तक देख सकता है, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में लिखोगे। उसके बाद फिर नेत्र का निकट बिंदु देखिए। तो निकट बिंदु क्या होता है स्टूडेंट, तो यानी निकट, हम जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु अपनी आंख के करीब लेकर आते हैं तो 25 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो हम उस वस्तु को उतना साफ नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर से या 25 सेंटीमीटर से अधिकतम लेकर जाएंगे तो हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो वही स्टूडेंट वो हमारा नेत्र का निकट बिंदु हो जाता है। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब उसके बाद अब इसके कैसे लिखोगे इसके बारे में, तो लिख सकते हो नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसका प्रतिबिंब आंख पर स्पष्ट बने, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होता है, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया इस बात को। अब उसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, नेत्र की समंजन क्षमता या आँख की समंजन क्षमता। तो चलिए हम लोग समंजन क्षमता के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, समंजन क्षमता का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम अपनी आंखों के मांसपेशियों द्वारा जितना दूर देख सकते हैं, यानी जितनी एरिया कवर कर सकते हैं अपनी आंखों से देखने की, उसी क्षमता को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप इसके बारे में लिखोगे कि आंख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। इस प्रकार से आप स्टूडेंट इसके बारे में लिख दीजिएगा और आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए अब उसके बाद हम अगले हिस्से पे बात करते हैं, अगले भाग पे बात करते हैं। तो अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष का मतलब होता है आंखों की जो कमी होती है, यानी आंखों में जो प्रॉब्लम होती है उसी कमी या प्रॉब्लम को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम स्टूडेंट अलग अलग समय पर होता है। ये प्रॉब्लम मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी को जानेंगे, फिर उसके परिभाषा के साथ उसका कारण क्या है, निवारण क्या है ना, सब कुछ हम लोग जो है उसको जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है। तो स्टूडेंट, आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी आंखों की जब समंजन क्षमता कम हो जाती है, आंखों की मांसपेशियां जब दुर्बल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो हम अपनी आंखों से साफ नहीं देख पाते हैं, यानी दृष्टि हमारी जो है धुंधली हो जाती है। इसी को हम नेत्र की दृष्टि दोष कहते हैं। इस तरह से आप इसके बारे में लिख लीजिएगा।
अब उसके बाद फिर हम लोग आ चुके हैं दृष्टि दोष के प्रकार पर। तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से हमने बताया कि 5 तरह के होते हैं। अब हम लोग पांचों को एक एक करके समझेंगे। पहले हमारा स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए जब किसी व्यक्ति को स्टूडेंट नज़दीक का वस्तु साफ दिखाई देता हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विधि, ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। तो जब व्यक्ति को स्टूडेंट जो है नज़दीक की वस्तु साफ दिखती हो, दूर का वस्तु साफ ना दिखता हो, तो व्यक्ति की आंख में ये जो कमी हो गई है, इस कमी को स्टूडेंट हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष जो होता है ये आंख में जो है 10 से 16 वर्ष की उम्र के आयु में होता है, यानी इसी के बीच में होता है। तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिखोगे कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो व्यक्ति की आंख में इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, अब आप इस तरह से लिख लीजिएगा। और यह दोष किस उम्र में होता है, तो 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक हमारा है निकट दृष्टि दोष के कारण। तो निकट दृष्टि दोष के कारण को भी जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए ये किस किस कारण से होता है। तो देखिए आपने आंख के सारे हिस्से को पढ़ ही चुके हैं। तो हमारे आंख में एक होता है नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस जो होता है, यदि इसके पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाती है, यानी अगर इसका आकार बड़ा हो जाता है, तो हमारे आँख की जो फोकस दूरी होती है कम हो जाती है, यानी घट जाती है। तो ये प्रॉब्लम इससे भी होता है कि नेत्र की वक्रता बढ़ने के कारण भी होता है। ठीक है, तो भी स्टूडेंट हम जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। उसके बाद अगला है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी नेत्र लेंस जो है और रेटिना जो होती है, इनके बीच का जो स्पेस होता है, दूरी होता है, ये काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। स्टूडेंट यहाँ पर आप परिभाषा में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब इसके निवारण क्या है स्टूडेंट, तो इसके निवारण के लिए आप जो है चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस जो है इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप निकट दृष्टि दोष के बारे में आप लोग पूरा का पूरा जानकारी हो चुका है। अब उसके बाद फिर हम लोग आते हैं स्टूडेंट हमारा जो है दूर दृष्टि दोष। तो आइए अब हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है स्टूडेंट, व्यक्ति को दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है, लेकिन उसको नज़दीक वाला वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। तो व्यक्ति की आंख में जो कमी होती है, इस कमी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष जो है स्टूडेंट आंख में वृद्ध होने पर यानी बूढ़ा होने पर होता है, या 40 से अधिक उम्र वाले लोगों में होता है। ठीक है, तो अब आप इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए एक बार आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि दूर दृष्टि दोष है व्यक्ति को तो दूर वाला वस्तु साफ दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक वाला साफ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो व्यक्ति की आंख में इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, यह दोष वृद्ध होने पर या 40 से अधिक उम्र में होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब ये किस कमी से होता है, तो ध्यान दीजिए दूर दृष्टि दोष के कारण जान दीजिए। कारण, तो पहला कारण है आपका नेत्र लेंसों के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। देखिए जब कम हो जाती है तो वो दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। अब अगर नेत्र के लेंस का जो आकार है वो कम हो जाएगा तो वो दूर तक कैसे देख पाएगा, बिल्कुल नहीं दूर तक देख पाएगा। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, केवल नजदीक तक ही जो है, सॉरी हम थोड़ा सा उल्टा बोल गए हैं, यानी नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पहला कमी है कि नेत्र लेंस की जो पृष्ठ होती है उसकी वक्रता घट जाती है। अब उसके बाद जो है दूसरा कारण है नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है ये भी कम हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। तो यदि नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाएगा तो भी स्टूडेंट वो नज़दीक की वस्तुओं को जो है उतना साफ नहीं देख पाएगा। अब उसके बाद इसका निवारण क्या है, इसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है, तो स्टूडेंट इसके निवारण के लिए चश्मे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण किया जा सकता है, यानी इससे बचा जा सकता है, सेफ रह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप जो है दूर दृष्टि दोष के निवारण में यही चीज़ लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारी आँख का जो तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष, इसको हम दूरदर्शिता भी कहते हैं, जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग जरा दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं।
तो स्टूडेंट जरा दृष्टि दोष में क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। तो जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है। यानी इस दोष में क्या होता है, हमारी आंख की जो मांसपेशियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती हैं और हमारे आंख में जो लचीलापन होता है, यानी एक प्रकार से जो हमारे आंख में पानी होती है उसकी भी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा नेत्र का जो गोलक है वो पूर्ण रूप से मूव नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें नज़दीक और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। तो इसी कमी को, इसी दोष को आंख में जो है हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आइए हम लोग इसको परिभाषा से समझते हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ पंचांभी मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण उनके लचीलेपन में कमी आ जाती है। यानी वही हमने कहा ना कि आंख में जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जैसे मशीन को चलाने के लिए ऑयल की कमी होती है, वैसे स्टूडेंट हमारी आंख में जो पानी होता है वो लचीलेपन को बनाए रखता है और जब इसकी कमी आ जाती है तो मनुष्य को निकट और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके स्टूडेंट क्या कारण है, आइए इनके कारण को भी जान लेते हैं। जरा दृष्टि दोष के कारण, तो इसके भी दो कारण हैं। नंबर एक, नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। यानी आपको पता है कि हमारी आंख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस दोष में क्या होता है, ये बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। तथा नेत्र का जो दूर बिंदु होता है स्टूडेंट, वो हमारा अनंत पर ना रहकर नजदीक आ जाता है, यानी पास आ जाता है। तो ये दो समस्याओं के कारण जो है जरा दृष्टि दोष व्यक्ति की आंख में हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो इसके निवारण के लिए ध्यान दीजिएगा। इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी का मतलब हुआ कि जिस लेंस में अवतल और उत्तर दोनों लेंस लगा होता है उसी को द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। तो इसके निवारण में क्या किया जाता है स्टूडेंट, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका आधा हिस्सा अवतल होता है, आधा हिस्सा उत्तल होता है, तो इसी टाइप के लेंस को हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके निवारण में आप जो है स्टूडेंट द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो। अब उसके बाद हमारा जो अगला चौथा दोष है स्टूडेंट, वो है हमारा आबिंदुकता। देखिए आबिंदुकता क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को आबिंदुकता होता है, यानी कि जिसको दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, तो आबिंदुकता होने के बाद स्टूडेंट उस व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु को एक साथ देख पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को स्टूडेंट आबिंदुकता हो जाता है आंख में, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को एक साथ नहीं देख पाता है। यानी अगर क्षैतिज की तरफ देखता है तो क्षैतिज वाले को ही देखेगा, ऊर्ध्वाधर की तरफ की देखता है तो उसी को ही देखेगा। यानी दोनों को एक साथ वो नहीं कवर कर पाएगा अपनी आंख से देखने में। ठीक है, दिशा में नेत्र को फोकसित नहीं कर पाता, यानी दोनों दिशा में यह जो है नेत्र को नहीं फोकसित कर पाता है, कवर कर पाता है। तब वस्तु क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में से किसी एक दिशा में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आंख का यह दोष आबिंदुकता कहलाता है। ठीक, इस तरह से आप समझ लीजिए कि आबिंदुकता वाले रोग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को एक साथ नहीं देख पाता है। यानी अपनी आंख को जिस तरफ फोकसित करता है तो दोनों दिशाओं में से सिर्फ किसी एक ही तरफ देखता है, जिस तरफ वो ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा केयर करता है। इसी दोष को, इसी कमी को हम लोग आबिंदुकता कहते हैं। अब इसके कारण क्या क्या है देखिए स्टूडेंट, तो आबिंदुकता का कारण जो है नेत्र की कार्निया का पूर्णतः गोल न होना से होता है। यानी अगर कार्निया पूर्णतः गोल नहीं होता है तभी यह दोष होता है आंख में। कार्निया का आकार जब गड़बड़ हो जाता है तभी आंख में आबिंदुकता होता है। अब इसकी निवारण कैसे किया जा सकता है, तो इस निवारण के लिए, यानी इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में एक प्रकार का बेलनाकार लेंस होता है। ठीक है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी के चश्मे में इस तरह का लेंस देखते होंगे, इस तरह से इस प्रकार का लेंस देखते होंगे। ठीक है, तो जब किसी भी व्यक्ति की आंख में जो है आबिंदुकता होता है तो उसके चश्मे में ऐसे ही बेलनाकार लेंस जो है लगाया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये फोकस को पूरा एकदम से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को कवर करने के लिए समायोजित कर देता है। तो इसके निवारण में स्टूडेंट बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब उसके बाद हमारा एक अगला दोष है स्टूडेंट, आंख का जो है वर्णांधता, या इसको हम लोग रंग भेद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वर्णांधता यानी रंग भेद के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, अगर इसका शॉर्ट परिभाषा आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख लीजिएगा, और अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इतना पूरा आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यही शॉर्ट वाला आपको बता देते हैं कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता है
तो आँख में इस कमी को वर्णांधता कहते हैं। इसका कोई उपचार नहीं है, यह जन्मजात होता है। यानी स्टूडेंट ये कभी भी किसी उम्र में नहीं होता है, यह रोग व्यक्ति को जन्म से ही रहता है। यानी एक प्रकार से अगर बोला जाए तो यह रोग जो है यह आनुवंशिक होता है, ठीक है। यानी किसी को अगर पीढ़ी में है तो अगले वाले पीढ़ी में होने का संभावना रहता है यह रोग। अब देखिए स्टूडेंट, तो इसके बारे में आप कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे, कैसे बताओगे, ध्यान दीजिए। अब डिटेल्स में देखो कैसे लिखोगे। रंग भेद का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया जाए बहुत सारे कलर की पट्टियां दिखाई दे रही हों, अगर उनमें सभी कलर को वो नहीं देख पाता है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये हमारे पास एक कॉपी है। अब इस कॉपी में देखिए हमें कितने कलर दिखाई पड़ रहे हैं, पीला, काला, सफ़ेद और फिर ये थोड़ा एक हरा कलर हल्का दिख रहा है। इतने सारे कलर हमको इसमें दिख रहे हैं। लेकिन जिसको वर्णांधता होता है वो सारे कलर को डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उसको देखने में एक ही जैसा सारा कलर लगेगा, है ना। यानी कि वो जो है अगर उसको देखेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही उसको नज़र आएगा। यानी वो ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये पीला है, ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये काला है। ये इस तरह से वो डिफरेंट नहीं कर पाएगा। तो आंखों में जो ये कमी होता है इसी को हम लोग वर्णांधता या रंग भेद कहते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग कुछ बातें जानते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसकी खोज जो है वैज्ञानिक हॉर्नर ने 1876 ईस्वी में की थी। हमने बताया था कि यह जन्मजात है और यह यक्स यानी कि यक्स जीन गुणसूत्र की कमी से ये जो है यह रोग होता है। यह रोग स्टूडेंट इस दोष जो है स्त्रियों में 0.5% में पाया जाता है तथा पुरुषों में 4% पाया जाता है। यानी ज़्यादा यह रोग ज़्यादा पुरुषों में पाया जाता है, स्त्रियों में बहुत कम पाया जाता है। इस तरह से आप जो है रंग भेद या कलर ब्लाइंडनेस के बारे में यानी वर्णांधता के बारे में आप जान सकते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो अगला हेडिंग है वो है प्रिज्म। तो आइए अब हम लोग प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म क्या होता है? तो स्टूडेंट प्रिज्म जो होता है ये कांच का बना हुआ त्रिभुजाकार एक यंत्र होता है, प्रकाशिक यंत्र होता है जिसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ये किसी कोण पर झुका होता है। तो आप इसकी परिभाषा में लिखोगे या बता सकते हो कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। अब ये जिस कोण पर झुका होता है इस कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं और इसके जो ये पृष्ठ होते हैं इनको अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है और ये जो निचला पृष्ठ होता है इसको आधार कहा जाता है, ठीक। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम किसी आदर्श प्रिज्म की बात करें तो आदर्श प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है यह 60 अंश पे झुकना चाहिए, यानी 60 अंश होना चाहिए। आदर्श प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण 60 अंश का होता है। और एक होता है पतला प्रिज्म, तो उसका कोण 5 अंश या 5 अंश से कम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्टूडेंट प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए अब हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, पहले यहाँ पर आप चित्र पे समझिए उसके बाद परिभाषा लिखिएगा। अगर हम किसी भी प्रिज्म पे कोई प्रकाश किरण छोड़ते हैं, आपतित करते हैं, तो वो प्रकाश किरण अपवर्तन करके और जो है इस तरह से प्रिज्म में प्रवेश करता है और फिर वो जो है अपवर्तन के पश्चात फिर बाहर निकलता है। यानी कि स्टूडेंट जो है अपवर्तन के पश्चात वो नीचे की तरफ अपने अभिलंब की ओर झुकता चला जाता है, अभिलंब की ओर झुकता चला जाता है, ठीक है। तो इसी स्टूडेंट इसी क्रिया को हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये जो किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जो प्रिज्म के अंदर पहुंच जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं और जो बाहर निकल जाती है उसको निर्गत कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एक कोण प्राप्त होता है इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं स्टूडेंट। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इनको ध्यान रखना। और ये जो ऊपर कोण बनता है इसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, यानी जिस कोण पर यह झुककर बना होता है प्रिज्म उसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो कैसे लिखोगे। जब श्वेत प्रकाश किरण वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। पुनः जब यह प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निर्गत वायु में निर्गत होती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। मैंने बताया ना कि ये जैसे जैसे प्रिज्म में प्रवेश करता है अपवर्तन के पश्चात जो है अभिलंब से झुकता चला जाता है। तो इसी की क्रिया को हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा लिख के और इस चित्र को आप बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर।
अब उसके बाद देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है, तो यहाँ पर आप हेडिंग करके लिख लीजिएगा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। यहाँ पर ए का मतलब हुआ प्रिज्म कोण है और डेल एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है। तो और n जो है ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इस पर हमें क्वेश्चन भी लगाना होता है, हम क्वेश्चन आपको लास्ट में लगा के बताएंगे। अब उसके बाद अगला हेडिंग है पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। तो पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है। पहले आप पतले प्रिज्म की परिभाषा जान लो, उसके बाद फिर इसको जान लीजिएगा। यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश या उससे कम हो तो उसे हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं, ठीक, ध्यान रखना स्टूडेंट। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश से कम है या 5 अंश है तो उसी प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। ये तो प्रिज्म के लिए सूत्र होता है, आदर्श प्रिज्म के लिए सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर विचलन पतले प्रिज्म के लिए निकालोगे तो इस स्थिति में क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू ए प्लस डेल एम बाई टू के बराबर हो जाता है और साइन ए बाई टू के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर इस मान को इसको हटा दीजिएगा तो n बराबर केवल ए प्लस डेल एम बाई टू बटे ए बाई टू लिखा जाएगा। यहाँ से 2 कट जाएगा तो ए प्लस डेल एम बाई बटे ए बचेगा और फिर इसका तिरछा गुणा कर देते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर मिलेगा ए प्लस डेल एम बराबर एन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो डेल एम बराबर एन ए माइनस ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये कॉमन करेंगे तो डेल एम बराबर ए ब्रैकेट में n माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो है पतले प्रिज्म के लिए निकल के आता है। हमको इस पर भी क्वेश्चन लगाना होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्वेश्चन लास्ट में लगाएंगे। पहले इस वीडियो में पूरा हम लोग थ्योरी सारा चीज़ पढ़ लेंगे उसके बाद। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला हेडिंग है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखिए इसको समझिए स्टूडेंट। अगर हम किसी भी श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं, आपतित का मतलब उस पर छोड़ते हैं, तो वो अपने 7 रंगों में बट जाती है। अपने श्वेत प्रकाश किरण वो 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप परिभाषा लिखोगे तो लिखोगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराकर अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है या बंट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन ये विभक्त कैसे होता है, ये प्रिज्म की सहायता से विभक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा अगर डिटेल से में लिखते हो तो और अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ परिभाषा, देखो कैसे लिखोगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराकर अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है यानी बट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र समझिए, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण छोड़ा गया श्वेत प्रकाश किरण को, तो ये प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो ऐसे 7 रंगों में अलग हो जाती है। और ये 7 रंग हम पर्दे पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जिसको हम ट्रिक से समझ सकते हैं, बैजानी हपी नाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, अंग्रेजी में कह सकते हैं बिप जेऔर, ठीक है। और ये प्रिज्म है, आप लोग जानते ही हैं। इसकी खोज जो है सर आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद हमारा अगला हेडिंग जो है प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश के परिकिरणन को भी हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। आइए हम लोग प्रकाश का परिकिरणन समझते हैं स्टूडेंट। तो देखिए प्रकाश का परिकिरणन का मतलब क्या हुआ। प्रकाश जैसे स्टूडेंट सूर्य का प्रकाश जब वहां से चलता है सूर्य के पास से, तो ये वायुमंडल से होकर के गुजरता है। अब वायुमंडल में जो होता है ये विभिन्न प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो है पड़े होते हैं। अब ये प्रकाश जो है उन सूक्ष्म कणों से टकरा जाता है और टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो सभी दिशाओं में फैल जाना ही स्टूडेंट क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। अब यहाँ पर आप जब परिभाषा लिखोगे तो बताओगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। इस प्रकार आप परिकिरणन के बारे में लिख सकते हो स्टूडेंट। आइए फिर अगला हेडिंग देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। तो अगला हेडिंग हमारा है लॉर्ड रेले का नियम, ठीक है। लॉर्ड रेले का नियम ये कभी पूछा नहीं जाता है, तो खैर इसके बारे में छोड़ो, उतना हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसके लिए।
अगला टॉपिक हमारा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को समझिए स्टूडेंट, पहले क्या होता है। तो यहाँ पर पहले आप इसको जानने के लिए चित्र पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में हमारा कोई कोलाइडी विलेन रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, कोलाइडी विलेन का मतलब कोई द्रव है। अब वो कोलाइडी विलेन अलग तरह का होता है जिसमें अलग अलग पदार्थ घुले होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी कोलाइडी विलेन में से किसी एक वर्णी प्रकाश किरण को छोड़ते हैं तो ये मतलब एक वर्णी प्रकाश किरण क्या करता है, कोलाइडी विलेन के अंदर जा करके ऐसे एक शंकु बना लेता है, ठीक है। और वो जो शंकु बनता है उस शंकु को टिंडल शंकु कहा जाता है, ठीक है। इस घटना की खोज जो है टिंडल ने किया था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, जब ठंडियों में कोहरा ज़्यादा गिरा होता है, कोहरा मतलब जैसे जिसको आप कुहिरा कहते हो, कोहरा जब ज़्यादा गिरा होता है तो जब भी हम अपनी मोटरसाइकिल की या बाइक की रैंप जलाते हैं, यानी लाइट जो है इसको जलाते हैं, तो लाइट कुछ दूर तक सीधा जाता है लेकिन आगे जा कर के एक शंकु का ऐसे जो है आकृति दिखाई पड़ता है उस कोहरा में, ठीक है। तो यही जो घटना है, इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में अब आप कैसे लिखोगे, अंग्रेजी में टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जब एक वर्णी प्रकाश को किसी कोलाइडी विलेन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक। चित्र बना लीजिएगा। चित्र के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया है ऑलरेडी। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो आइए अब हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन समझते हैं। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट, वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, इसके बारे में पहले आपको समझना है, फिर आप जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए, जो अपवर्तन वायुमंडल में होता है उसी को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ये कैसे कैसे होता है, आप लोग को पता है कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परत होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के परत वो कौन कौन से होते हैं, मैं उनको आपको दिखा देता हूँ। ये जो है विभिन्न प्रकार के परत होते हैं, वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ये विभिन्न परतें होती हैं हमारे वायुमंडल में। अब देखिए तो ये करते क्या हैं, यही तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना को दर्शाते हैं। तो जब होता क्या है, जब प्रकाश किरण गुजरता है कहीं से तो वो उन विभिन्न परतों से क्या होता है, टकराता चला जाता है और झुकता चला जाता है, टकराता चला जाता है, यानी इधर उधर अभिलंब की तरफ झुकता चला जाता है, दूर तक फैलता चला जाता है। तो ये क्रम से जो है, क्रम से प्रत्येक परतों के बीच क्रम से जो है प्रकाश का ऐसे अपवर्तन होता रहता है। इसी क्रिया को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब इनके बारे में यदि आप डिटेल्स में लिखना चाहते हो तो आप लोग लिखोगे कि हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं। ऊपर की परतें विरल, यानी ऊपर की जो परतें होती हैं वो विरल होती हैं, विरल माध्यम की तरह काम करती हैं, जबकि नीचे की परतें सघन माध्यम की तरह कार्य करती हैं। इसलिए जब प्रकाश किरण वायु में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश किरण लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। यानी अच्छा, मुड़ती कैसे है, अपवर्तन होगा तभी मुड़ेगा वो, तो अपवर्तन होता रहता है, मुड़ता रहता है। इसी क्रिया को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आप उसका फिगर भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर इस फिगर को आप बना सकते हो। तब ये पृथ्वी पर जाकर के ऐसे मुड़ती रहती है, अपवर्तन होता रहता है, तब ये किरण जाकर पृथ्वी पर पहुँचती है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको वायुमंडलीय अपवर्तन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के पूरे टॉपिक को हमने आपको पढ़ा दिया है। आशा करते हैं कि स्टूडेंट हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। जब आपके अंदर कोई नॉलेज रहेगा, कोई जानकारी रहेगी, तभी स्टूडेंट आगे आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा आप भी वैसे जैसे आपके माता पिता हैं, जिस प्रकार वो भी मजदूरी किए हैं, आप भी मजदूरी करेंगे। इसलिए स्टूडेंट आप लोग मजदूरों की फैक्ट्री मत बनिए। आप जो है पढ़ लिख करके कुछ जो है करने की जुनून रखिए। आप मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुनिए और अच्छे से पढ़ाई की तरफ अग्रसर होइए स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दूसरे, यानी इसके बाद का जो अगला चैप्टर है विद्युत, उसके बारे में जल्द हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।